Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 3rd of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 अप्रैल 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यह चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। फायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। नाउ आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है पोर्चुगल को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड ये पोर्चुगल, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, किस किस से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। अगेन कोविड-19 के बारे में एक छोटा सा अपडेट दिया गया है। बोला ये गया है कि इंडिया के अंदर लगभग आप देखोगे 89,019 फ्रेश केसेस देखने को मिले हैं, और ये लगभग पिछले 6 महीनों में भी इतने केसेस नहीं देखने को मिले हैं जितने अभी इस साल लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक कर्व दिया गया है, इस कर्व के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि 1 सितंबर में देखोगे हाई केसेस थे, उसके बाद से केसेस जो हैं वो लगातार गिरने चालू हुए थे, ये पिछले साल का डेटा है। फिर उसके बाद जनवरी 2021 तभी भी केसेस काफ़ी कम थे, लेकिन उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पर साल 2021 के अंदर वापस से एक राइज देखने को मिला है, जिसको हम लोगों ने बोला है सेकेंड वेव, और यहाँ पर ढेर सारे केसेस हम लोग डेली बेसिस पे निकलते हुए देख रहे हैं। लगभग 23 दिन हो गए हैं, लगातार जो है केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है, आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। अभी आप लोग को मालूम है आसाम के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो हुआ क्या, फेज 2 का जो इलेक्शन था वहाँ पर हुआ क्या कि जो रतबरी कॉन्स्टिट्युएंसी है वहाँ पर वापस से इलेक्शन होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है। और 4 पोलिंग पर्सनल को सस्पेंड भी कर दिया है। हुआ क्या था वहाँ पे, देखो जो इलेक्शन हुए वहाँ पे, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद जो ईवीएम मशीन है, ठीक है, ईवीएम मशीन कहाँ पर देखने को मिली है, एक बीजेपी कैंडिडेट के व्हीकल के अंदर, उनकी गाड़ी के अंदर ये ईवीएम मशीन देखने को मिली। और यहाँ पे बोला ये गया था कि जो ईवीएम मशीन अगर जानी थी, ऑब्वियस सी बात है वहाँ से पोलिंग स्टेशन से लेकर जाना था उस ईवीएम मशीन को, लेकिन जिस कार में लेकर जा रहे थे वो कार ब्रोक डाउन हो गई थी। दैट इज़ वाई यहाँ पर इन बीजेपी लीडर की कार में ये लेकर गए। नाउ ये सारी चीज़ें पता चलते ही क्या हुआ, अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने वापस से इस आप कह सकते हो पूरे के पूरे प्रोसेस को रिपोल करने को बोल दिया है कि जो इस जगह पर, यानी कि पूरे आसाम में सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर ये आप कह सकते हो ये इलेक्शन हुए थे, उसी जगह पर ये वापस से रीपोलिंग होगी। ओके, हालांकि ईवीएम की जो सील वगैरह थी वो कुछ भी डैमेज नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा स्टेप उठाया है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगेन एक दिल्ली के बारे में बताया गया है। 4th वेव देखने को मिला है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी कोई लॉकडाउन के प्लान्स नहीं हैं, डेली बेसिस पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, वहाँ के सीएम के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि अभी कोई प्लान नहीं है कि हम लोग लॉकडाउन वगैरह लगाएं दिल्ली के अंदर। ओके, नाउ आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है इंडिया को अभी भी ज़रूरत है कि वो टोटली डिसएंगेजमेंट करे। देखो अभी हाल ही में हम लोगों ने कवर भी किया था कि चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट हुआ था। कहाँ पर, लद्दाख वाले रीजन में, जहाँ पर ये डिस्प्यूट चल रहा था भारत और चाइना के बीच में, वो डिसएंगेजमेंट हो चुका था फाइनली। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग को टोटली डिसएंगेजमेंट चाहिए। अभी भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे कि आप देख पाओगे गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, देमचौक, ठीक है, इन एरियाज़ के अंदर भी हम लोग को डिसएंगेजमेंट चाहिए चाइनीज़ फोर्सेस से। तो ये बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है अरिंदम बगची, ये एमईए के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है। इन्होंने बोला वी होप दैट
Chinese side will work with us to ensure that disengagement in remaining areas is completely at the earliest. अब यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है वो 3 जगह कौन कौन सी हैं जहाँ पर हम लोग और ज़्यादा डिसएंगेजमेंट चाहते हैं कि जो बाकी बची कुछ ही जगह हैं वहाँ से भी चाइना पूरी तरह से बाहर निकल जाए। वो है गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसंग और देमचौक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जो ये रिमेनिंग पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कहाँ पर हैं ये आप देख पाओगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही में ही है, इन द ईस्टर्न लद्दाख। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है, देखो जो वैक्सीन एक्सपोर्ट हम कर रहे थे पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको अभी रोक देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई बैन नहीं लग रहा है वैक्सीन एक्सपोर्ट के ऊपर, ये भी बोल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ओके, पहले हम इस चीज़ के ऊपर रोक रहे थे लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर इसको नहीं रोका जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, एक म्यांमार के बारे में बताया गया है। देखो म्यांमार में आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, काफ़ी बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, इंडिया जो है साइड ले रहा है कि ताकि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी वापस से आ जाए, इंडिया म्यांमार के लिए खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बोला गया। अब देखो फ्राइडे में ये बातें बोली गई हैं कि इंडिया यहाँ पर चाहता है कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी आ जाए। ठीक है, इंडिया भी इस चीज़ को लेकर अब आगे आ चुका है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है इन सब को वायलेंस को अभी के अभी रोक देना चाहिए। हो क्या रहा है म्यांमार के अंदर, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जो हमारे साथ जुड़े होंगे तो फिर उनको समझने में दिक्कत होगी। देखो म्यांमार में आज के टाइम पर क्या चल रहा है, म्यांमार में हो क्या रहा है, देखो February 1 को ना क्या हुआ, वहाँ पर हो चुका था मिलिट्री कू आया, मतलब कि तख्ता पलट हो गया। वहाँ पे पहले एक पार्टी हुआ करती थी, जैसे एज यूजुअल सभी जगह पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती हैं, वैसे ही वहाँ पर भी थी एक पॉलिटिकल पार्टी। अब क्या हुआ, उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा दिया गया। अब वहाँ पे एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी हट गई तो एक तरीके से डेमोक्रेसी भी खत्म हो गई। तो उस पार्टी को हटाकर जो मिलिट्री है उसने अपना रूल करना स्टार्ट करा है 1 फरवरी से। अब ये चीज़ें लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लोग जो है सड़क पर आ चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और आप देखोगे जब से ये February 1 से ही क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है लगातार, अभी तक जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग नहीं चाहते हैं वो मिलिट्री गवर्नमेंट के हाथ में आए, लोग चाहते हैं वापस से वहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आना। तो अब यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब आप देख पाओगे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोली गई कि भारत जो है पूरी तरह से स्टैंड लेगा म्यांमार का। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर ये आर्टिकल ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर यहाँ पे बोला गया अगेन कोविड के केसेस के बारे में। 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम होगा पहले 6 थे ये, फिर उसके बाद 8 हुए, अब यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो 11 हो चुके हैं। मतलब लगातार प्लेसेस भी बढ़ती जा रही हैं जहाँ पर ये केसेस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। कौन कौन से एरियाज़ हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ सभी जगह पर ये केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं डेली बेसिस पे, और डेथ भी जो है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओके, उसके बाद ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट यहाँ पर इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। क्या हुआ है, हमने फ्राइडे में हाईएस्ट वैक्सीन का कवरेज दिया है, लगभग 36.7 लाख पीपल को यहाँ वैक्सीन दी है फ्राइडे के अंदर। ओके, नाउ यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हो। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये देखो पुणे ने यहाँ पर शुरू कर दिया है लॉकडाउन के बारे में। अब यहाँ पे पुणे ने क्या करा, एक वीक लॉन्ग शटडाउन डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पर पुणे के अंदर ये लॉकडाउन लगेगा कब से, 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल से लगभग एक सप्ताह तक यहाँ पर ये लगाने वाले हैं। जो भी ईटरीज होंगी, यानी जहाँ पर आप कह सकते हो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी होंगे पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब वो सब जो है शट डाउन कर दिए जाएंगे 7 दिन तक। और ये 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा क्योंकि वहाँ पर भी कोविड के केसेस जो है लगातार स्पाइक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और ये कर्फ्यू जो है ये होने वाला है 6 PM से लेके सुबह 6 AM तक। ठीक है, शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पर ये होने वाला है। और बाकी सारी जो रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस भी हैं वो भी शट डाउन होने वाली हैं इन 7 दिनों के लिए। ओके, और फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, लॉकडाउन हो चुका है कहाँ पर, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो यही सारी चीज़ें आप देख पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वापस से रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जैसा सारा सिचुएशन हो जाए। ठीक है, हम लोग को उससे पहले ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और ढेर सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, एक स्टडी हुई और स्टडी के दौरान यहाँ पे ये प्रूव करा गया जो मैटरनल डेथ है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है इस पैंडमिक की वजह से। मैटरनल डेथ क्या होती है, बेसिकली डेथ ऑफ अ वेमेन वाइल प्रेग्नेंट। ठीक है,
प्रेगनेंसी के टाइम पर वेमेन की काफ़ी हद तक डेथ हुई है, और इन्फेंट चाइल्ड की यानी कि जो बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उनकी भी बहुत डेथ हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पेंडेमिक की वजह से। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है इस कोविड-19 से लड़ते लड़ते, और दैट इज़ वाई यहाँ पर आप कह सकते हो इसका जो रिजल्ट निकला है वो दूसरी तरफ मैटरनल डेथ्स की तरफ निकला है। साथ ही साथ स्टिल बर्थ मतलब कि जो बच्चा है वो मदर के वॉम्ब में ही है, तो वॉम्ब के अंदर ही जो है उसकी डेथ हो गई है। तो ये स्टडी पब्लिश करी गई है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 28% से इंक्रीज़ हुआ है ये स्टिल बर्थ। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टिल बर्थ 28% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि मतलब बेबी जो है अगर वॉर्म के अंदर है तो उसकी डेथ हो गई है तभी। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पर और जो है चाइल्ड बर्थ जो है ये भी इंक्रीज़ हुआ है। दूसरी तरफ जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है प्रेगनेंसी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टरस हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर वेमेन की भी काफ़ी हद तक डेथ देखने को मिली है। ठीक है, जो ये डेटा है ऑल ओवर द अगर हम देखें तो हर चीज़ में बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टडी आपको याद रखनी है, स्टडी करी गई है, और ये स्टिल बर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टिल बर्थ किसको कहते हैं हम लोग, मैटरनल डेथ क्या होती है, ये आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हो क्या रहा था, पैंडेमिक चल रहा था। अब इस कोरोना के टाइम पर बहुत सारे वीमेंस तो ऐसी थी जिनका चेकअप ही नहीं हो पाया अच्छे से, और फिर उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैंडेमिक ने मतलब एक तरफ आप देख पाओगे गरीबी बढ़ा दी है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वेमेन की काफ़ी हद तक डेथ्स हुई हैं, मैटरनल डेथ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस कोविड-19 का एक बहुत ही डिजास्टर इफेक्ट पड़ा है ऑल ओवर द कंट्री पे। ओके, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पर हम लोग कह सकेंगे। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 11 पे पहले तो एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है। पेज नंबर 11 12 हमारा एडवर्टीजमेंट रिलेटेड आते हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 13 के ऊपर आएंगे वर्ल्ड सेक्शन पर, दैट इज देखेंगे यहाँ पे दुनिया की दारी के अंदर क्या क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बोला यह क्या है, यूएस और ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो इनडायरेक्टली न्यूक्लियर टॉक के अंदर आने वाले हैं। यानी कि अभी ये जो न्यूक्लियर टॉक को लेकर काफ़ी पहले से बातचीत हो रही है, ये न्यूक्लियर डील काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर है। ये क्या है, चलो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। 2015 के अंदर ये न्यूक्लियर डील साइन करी गई, किस किस के बीच में, यूएसए के बीच में और ईरान के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था, यूएसए के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, और यहाँ पर आप देख पाओगे ईरान से इन्होंने बोला, ईरान से एक न्यूक्लियर डील साइन करी, और बोला कि ईरान जो है अपना, देखो ईरान के अंदर है क्या ना, आज के टाइम पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ईरान जो है उस यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे, क्योंकि यूरेनियम से क्या हो सकता है, वो एक एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्टरस हो जाएगा। तो इन चीज़ को ना वो फॉलो करे, इस वजह से यहाँ पर ये डील करी गई, और इसके अंदर बोला गया ईरान इस यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, न्यूक्लियर आप कह सकते हो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स वगैरह नहीं जारी करेगा, और उसकी बजाय यहाँ पर जो है आप कह सकते हो जो इंटरनेशनल सैंक्शंस वगैरह लगे होंगे ईरान के ऊपर, या फिर यूएस की साइड से सैंक्शंस लगे होंगे, वो हटा दिए जाएंगे। देख पाओगे आप यहाँ पर यही बोला गया है, 2015 का ये डील है जिसमें बोला गया था विच बाउंड ईरान टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, यानी कि उसको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे, रोकना पड़ेगा उसको, और उसके बदले में यूएस की साइड से उसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, साथ ही साथ इंटरनेशनल सैंक्शंस वगैरह जितने भी होंगे वो सब यहाँ पर उसकी साइड से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी डील, और ये डील हो चुकी थी। ठीक है, अब ये डील होने के बाद अब क्या हो गया, बराक ओबामा का टाइम खत्म हुआ, फिर उसके बाद आ गए डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, सीधे सीधे सबसे पहले आते उन्होंने ये काम किया, न्यूक्लियर डील से यूएसए को निकाल दिया बाहर। इन्होंने बोला इस डील की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर ये आ गए बाहर इससे। अब जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, क्योंकि उन्होंने वापस से बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। अब ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई, ट्रेड नहीं कर सकता कोई ईरान से, और ईरान के अंदर हालत जो है काफ़ी बुरी हो चुकी थी। अब यहाँ पर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप का जो है ये टाइम भी खत्म हुआ, फिर उसके बाद ये जो बाइडन है। नाउ जो बाइडन ने यहाँ पर कोशिश करी है कि जो है वापस से यूएसए और ईरान जो है ये न्यूक्लियर डील करें। अब ये थी कहानी, मैंने आपको बताई। अब उसी चीज़ को लेकर ये बातचीत चल ही रही थी, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूएस और ईरान दोनों ही एग्री हो चुके हैं कि इनडायरेक्टली बातचीत करेंगे, जो इंटरमीडियरी होंगे, बिचौलिया के थ्रू यहाँ पर बातचीत होने वाली है यूएस और ईरान के बीच में। ओके, नाउ आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन म्यांमार के बारे में बताया गया है। म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर क्या सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बोला जा रहा है जो म्यांमार की इस समय जुनता है, उसने पूरी तरह से मिलिट्री को, सॉरी, इंटरनेट वगैरह जो है वो शट डाउन कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो मिलिट्री इस टाइम पे कंट्रोल कर रही है वो पूरी तरह से उसने इंटरनेट वगैरह को शट डाउन कर दिया है, वहाँ पे बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं। वैसे ये जनता बेसिकली किसको बोलते हैं? अ मिलिट्री और अ पॉलिटिकल ग्रुप जो कि कंट्री को रूल करता हो, उसको बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इंटरनेट वगैरह शट डाउन करा गया है, एक छोटा सा अपडेट दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 14 पर आओगे तो यहाँ पर जो बिजनेस सेक्शन है, आज के लिए हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसा कि सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल भी कम आते हैं और बेसिकली हमारे लिए दो एडिटोरियल खासकर इंपॉर्टेंट है। नाउ आते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। तो सैटरडे है और दो ही एडिटोरियल हैं जो कि हमारे काम के हैं। यहाँ पे अगेन कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में बताया गया है, किस किस तरीके से इंडिया के ऊपर सिचुएशन पड़ रही है इस कोविड-19 को लेकर। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप के 100 आर्टिकल्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान ही होगा क्या क्या हुआ है, बेसिकली क्या क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। तो हम फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल श्रीलंका के बारे में बातचीत करता है, उनकी तमिलियंस कम्युनिटी को लेकर। ओके, यहाँ पर बेसिकली हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है ये वाला आर्टिकल और ये है इन्फ्लेशन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन क्या होता है बेसिकली, और ये आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया है। इन्फ्लेशन का रेट यहाँ पे डिसाइड किया गया है, आने वाले टाइम पर इन्फ्लेशन का रेट कोई चेंज नहीं होने वाला, वो यहाँ पर बोला गया है। साथ ही साथ आरबीआई के द्वारा आरबीआई के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं पहले भी, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आरबीआई के बारे में भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो ये है, अभी आपको मालूम होगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हैं हमारे रजनीकांत जी जिनको अवार्ड दिया गया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या क्या है वो भी हम लोग इसके अंदर जानेंगे। ओके, सबसे पहले इन्फ्लेशन वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली देखो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस में बढ़ोतरी देखना। ठीक है, महंगाई को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। तो जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी यहाँ पर फिलहाल जो है बाकी सब कुछ डिसाइड कर लिया था। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी सारी चीज़ें डिसाइड करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, इन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले 5 साल के लिए जो इन्फ्लेशन का रेट है वो सेम रहेगा जो आज के टाइम पर चल रहा है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। अब इन्फ्लेशन का रेट कैसे देखा जाता है, यहाँ पर बेसिकली 4+-2 यहाँ पर डिसाइड किया गया है। ये इन्फ्लेशन का रेट होगा, इसको आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अभी तो 5 साल के लिए इसको याद रखो। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या होता है, बेसिकली जो इन्फ्लेशन है मिनिमम कितना हो, मिनिमम यहाँ पे 4+-2 में आप लोग देख सकते हो, मिनिमम जो है वो 2 हो। ठीक है, और जो मैक्सिमम हो वो हो 6 हो। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन जो रेट है मिनिमम 2% हो या फिर मैक्सिमम जो है वो 6% हो। उस वजह से हम लोग इसको 4+-2 बोलते हैं, इससे ज़्यादा कम ना हो। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन रेट फिक्स कर दिया गया है आने वाले 5 साल के लिए। तो 2026 तक ये इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है, तो इसके बारे में याद रखना। नाउ आप देख सकते हो जो इन्फ्लेशन है ना, उसके ढेर सारे कॉजेज होते हैं। ठीक है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है, एक सेकंड में आपको अच्छे से बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसके नोट्स मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ये महंगाई क्यों बढ़ती है? ये तब बढ़ती है जब डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि मान लो प्रोडक्ट भी है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइस बढ़ती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा कह सकते हो, ये अकर होता है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, सॉरी प्रोडक्शन कह रहा हूँ। जब प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है तो इसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, जब यहाँ पर बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा जो है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या है, जब सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो इसका अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और सप्लाई अगर कम होगी तो भी जो है महंगाई बढ़ेगी, है ना। फिर उसके बाद एट द लास्ट हम बात करते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, उसके हिसाब से जो वर्कर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि उनकी सैलरीज वगैरह
वेजेस वगैरह जो भी मजदूरी है वो सब बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि उनको भी तो जीना है ना। गुड्स एंड सर्विस महंगे हो रहे हैं, सैलरी वहीं की वहीं है, तो फिर वो कैसे अपना आप कह सकते हो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ये 3 टाइप्स के कॉजेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये सब डिसाइड किया है, तो आरबीआई के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई में ये जो बेसिकली मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आरबीआई से रिलेटेड, ये पहले काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको फॉर्म कब किया गया था। अभी आप लोगों को मालूम है टॉप का बैंक है हमारा, जो भी सारी चीज़ें मेंटेन करता है। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है हमारा वो कौन सा है, सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको कब फॉर्म किया गया था, आपको पहली चीज़ ये याद रखनी है, वो फॉर्म करा गया था 1935 में, 1 अप्रैल को 1935 में इसको फॉर्म किया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड कब करा गया था। ठीक है, फॉर्म अलग है, नेशनलाइज्ड अलग है। अब नेशनलाइज किया गया था 1949 के अंदर। फिर थर्ड क्वेश्चन ये उठता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ पे था, वो था कोलकाता के अंदर। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड इसको मैं रिमाइंड करूँ। हाँ हाँ, चौथा क्वेश्चन ये था कि जो हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो मुंबई में कब शिफ्ट करा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये है 1937 के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये उठता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पहले पूछा भी गया है, कि फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन थे। वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इनका नाम याद रखना। ठीक है, OSBORNE स्मिथ, SMITH। ओके, इनका नाम है। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन आपको आरबीआई से रिलेटेड याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस आर्टिकल में हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, ठीक है, क्या रेट है और क्या रेट रहने वाला है आने वाले 5 साल तक, वो भी हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने देखा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। ठीक है, आप अपने मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको। फिर उसके बाद हमने देखा कि आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक जो है हमारा। ठीक है, और उसके बारे में हमने सारे ही मतलब जो मेन 5 क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला। नेक्स्ट आर्टिकल में बातचीत करी गई है, अभी आप लोगों को मालूम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पे जो है दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है। और वो किसको दिया गया है, वो है रजनीकांत जी। ये फुल्ली डिजर्व करते हैं इस अवार्ड को, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है और उसी की वजह से यहाँ पर ये इस अवार्ड के लिए चुने गए हैं। और यहाँ पे आप पता है इस आर्टिकल से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है। और वो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ये जो अवार्ड है इसके अंदर क्या क्या होगा। ये जो अवार्ड दिया गया है दादा फाल्के साहेब, यहाँ पे एक तो गोल्डन लोटस दिया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा 10 लाख रुपए का। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है शॉल भी यहाँ पर दिया जाता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ क्या है, देखो ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा अवार्ड है, हाई ऑनर का अवार्ड है, तो किसी आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी को ही मिलेगा जिसने काफ़ी तगड़ा कंट्रीब्यूशन किया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो फाल्के अवार्ड है यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किस कैटेगरी में दिया जाता है, इंडियन सिनेमा की कैटेगरी में दिया जाता है। जिन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, लोगों की लाइफों पे इम्पैक्ट डाला है, तो उस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया जाता है। और उसके बाद ये जो अवार्ड है ये सबसे पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1969 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। और इसकी जो फर्स्ट रिसिपिएंट थी, यानी इस अवार्ड को पहली बार किसने रिसीव किया था, वो एक एक्ट्रेस थी जिनका नाम था देविका रानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट लेडी हैं इंडियन सिनेमा की जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था। उसके बाद यहाँ पे दादा फाल्के साहब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दादा फाल्के साहब 1870 में इनका बर्थ हुआ था और 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। इंडियन फिल्म मेकर थे जिन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म को डायरेक्ट किया था। क्या नाम था उसका, हरीश चंद्र। 1930 में यहाँ पे डायरेक्ट करी गई। नाउ यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इनके नाम पर ही ये अवार्ड यहाँ पे अनाउंस किया जाता है। और अब फाइनली 2019 का ये अवार्ड है। ये याद रखना है, ये जो अवार्ड है ये 2019 का डिक्लेयर किया गया है। ओके, 2020 में डिक्लेयर नहीं कर पाए, क्यों, ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडेमिक। अब यहाँ पे 2019 का अवार्ड दे दिया गया है। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई जितनी मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं।
नाउ इसी के साथ करते हैं हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।